नमस्कार। स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की इस खास सीरीज बातें दिल की के सीजन 2 के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आज इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। क्यों होती है घरेलू हिंसा? क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग उस हिंसा को बर्दाश्त करते रहते हैं? और कैसे हम इस डोमेस्टिक वायलेंस को रोक सकते हैं ताकि हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक रह सके। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर प्रवीण थापर। प्रवीण जी, डोमेस्टिक वायलेंस मैं समझती हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वायलेंस बहुत तरह से होती है, बहुत जगहों पर होती है। आज हम खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ये इतना जरूरी है? या रिचा, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। आपको मैं उसके लिए आपको एक सवाल पूछ रही हूँ कि अगर जब कोई घर घर शब्द आता है तो आपके जहन में क्या आता है? एकदम क्या क्या भावनाएं आती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आती हैं आपकी? सिक्योरिटी, सेफ्टी, सुरक्षा, मतलब एक ऐसी जगह जो मेरी जगह है और मैं सुरक्षित हूँ यहाँ। हाँ, अब देखिए, ये जो आपने 3-4 चीजें बोली, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, या ये मेरा घर है, मेरे को नर्चर, मेरा एकदम फ्रीडम है, मैं जो मर्जी करूं। ये चीजें हमारी सबके लिए इतनी आवश्यक हैं जितना कि हमारे एक शारीरिक हेल्थ के लिए खाना पीना बाकी है। ये चीजें हमारी मानसिक स्थिति को, हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए, उनके लिए ये एक किस्म का ये एक खाद है और एक ताकत है उनकी। अब जहां पे ये घरेलू हिंसा होती है वहां पर ये चीजें समझिए, एक है नहीं मिलने, लेकिन एक है जब घरेलू हिंसा होगी तो साथ में इसकी बजाय कुछ और नकारात्मक चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, एनर्जीज और आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि वो जो जरूरी चीजें हमारी मानसिक हेल्थ के लिए जरूरी थी, उनके ऊपर एकदम प्रहार होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत ही आवश्यक है। आमतौर पर सुनने में लगता है, कोई बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, तो ऐसा लगता है मारपीट, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ढंग से हो सकती है। मैं चाहूंगी थोड़ा आप समझाएं किस किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को आप डिफाइन करेंगे। शारीरिक रूप से तो सबको देख सकता है, जैसे कि थप्पड़ मारना, खरोंचे लगाना, घर से निकालना, बहुत लोगों का करते हैं। खाना नहीं देना, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, या कोई भी हेल्पर हो घर में, या फिर किसी के शरीर को उसकी मर्जी के बिना गलत ढंग से छूना या इस्तेमाल करना। तो ये तो चीजें, ये आपको हिंसा का प्रूफ होता है, दिखाई दे जाता है। लेकिन जो दूसरे तरीके से, भावात्मक तरीके से जब हम देखते हैं, जो कि हम बड़े साइलेंटली अंदर से होता है, लेकिन लोग सोचते हैं हमने मारा तो नहीं, तो फिर हमने हिंसा कैसे की? देखिए, आपने गाली देना या हमेशा टोकना, तुम्हारे में ये गलती है, तुम्हारे में ये गलती है, या तो अपने ही 2 बच्चों में कंपेयर करना, नहीं तो बाकियों के कंपेयर करना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बार बार ये कहती है, देखो आपका दोस्त तो कितना कमाता है, आपकी कमाई तो बहुत कम है, उसका घर कितना सुंदर है, तो उसमें जब रोज रोज ऐसी चीजें होंगी, ये भी एक साइलेंट हिंसा का एक निशानी है। और आप बाकी देखिए, जो कई दफा होता है कि कोई ऐसी चीज कह देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे पास 45 इयर्स का एक क्वाइट हैंडसम मैन, और मेरे को लगे कि उसने दो सेशन मेरे को पहले उसने टेस्ट किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। और जब उसने बात पहली शुरू की तो कहता जी, मैं 3 साल का था, मेरी बहन गोरी थी, मेरा रंग काला था, और मेरा पेट ने कालू रख दिया। जब भी पिताजी आते थे बाहर से, तो हमेशा मेरी बहन को, उसको ही अपनी गोदी, और मेरे को लगता था, एक दफा मैंने जबरदस्ती, मैंने सोचा कि मेरे को पकड़ेंगे, उन्होंने मेरे को धक्का देके मेरी बहन को पकड़ लिया और कहता है जी, मेरे को इतना, मैं 5 साल का था,
तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने जाके शीशे में मारा एंड देन उसने मेरे को दिखाया कि अभी भी उसका निशान था। तो देखिए उसको, वो उसके बाद वो ये रोया कि मैं तो, ये बात मेरे को कभी याद नहीं थी, तो आपने मेरे पे बोलने लग गया कि आपने क्या किया, कि ये मेरे से, ये 45 साल के बाद मैं आज इस बात पे बोल रहा हूँ। देखिए उसके जख्म कितने गहरे थे। तो इसी तरह हम ये कह देते हैं कि ये क्रिटिकल होते हैं, कंपेयर करते हैं, या उनको महसूस करवाते हैं, कई महसूस करवाते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं इस शादी में टिकी हूँ, या तुम्हारी वजह से मेरे को गुस्सा आता है। अगर जब मियाँ बीवी आपस में, पति पत्नी जब लड़ाई करती है, तो वो हमेशा वो बच्चा जब बड़ा भी होता है उसको यही लगता है कि सारी दुनिया की जिम्मेवारी, जो भी कोई खराब चीज है, ये मेरी वजह से हुई। इसलिए आप ये समझिए कि जो हिंसा दिखती है वही नहीं, जो हमारे मुंह से शब्द, हमारी आंखों से हम लोग भी किसी को नीचे गिरा सकते हैं। और जैसे हमने शुरू में बोला, ये हमको सारी सिक्योरिटी, नर्चरिंग, प्यार हर घर से चाहिए हमको, और उसकी बजाय अगर ये हम सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो समझिए उसका कितना नुकसान है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि हिंसा सिर्फ वो नहीं थी जो एक्शन से होती है, वर्ड्स से भी हिंसा हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, और कई बार वर्ड्स नहीं, सिर्फ इशारों में या हमारी कुछ हरकतों से भी हम किसी के साथ वायलेंस कर सकते हैं, जहां हमने हाथ नहीं लगाया, मारपीट नहीं की, लेकिन वो व्यक्ति एक तरह से वायलेंस का विक्टिम बन गया। चूंकि हम इमोशनल मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैं दोनों लोगों की साइकोलॉजी समझना चाहूंगी। पहले उन लोगों की जो इस तरह से हिंसा करते हैं। कोई हिंसा क्यों करता है? ये सिर्फ उसकी हैबिट है, आदत है, क्योंकि ये एक्सेप्ट किया जाता है। जब तक दूसरा इस चीज को सही जाएगा वो करी जाता है। तो देखिए कई दफा वही लोग जो कि बाहर में आपको प्रचार कर रहे हैं कि देखिए हमको ये हिंसा, बड़ी घरेलू हिंसा बहुत खराब है, घर जाके ही उनका फर्क एकदम रूप बदल जाता है। तो ये सिर्फ आदत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है, जिसके साथ होती है वो सही जाएगा, तब तक चली जाएगा ये। और एक सोसाइटी में काफी लोगों को अभी भी एक्सेप्टेंस के लिए, कहीं चाहे पेरेंट्स करें या फिर जिसके साथ हो रही उसकी अपनी मजबूरी होती है। कई दफा आपको अपने इतनी शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, या फिर बच्चे हैं, बच्चों को कैसे लेके जाऊं, या फिर ये होता है कि लोग ये कहें कुछ तेरे में भी तो नुक्स होगा ना, वो ऐसे मारता है। तो बहुत लोगों का ये लगता है कि नहीं, अरे एक दो पढ़ भी गई तो उसमें घर में थोड़ा लड़ाई ऐसे उसकी शिकायत थोड़ा बाहर जाके करनी है। तो वो कहीं ना कहीं छुपते छुपते वो आदत बन जाती है। जी, ये आपने जो सोशल कंडीशनिंग की बात कही वो बहुत सही है। मतलब कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि ठीक है, अगर हिंसा हो रही है खासकर महिलाओं के साथ तो ठीक है, नेचुरल है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि वो विक्टिम है उस वायलेंस का, और बाद में हम बात करेंगे, वो कई घरों में पुरुष भी हैं विक्टिम, लेकिन उनकी क्या मनोदशा होती है, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है ओवर द इयर्स जिसके साथ ये हिंसा होती रहे। तो पहले बात तो मैं समझना चाहूंगी कि वो बर्दाश्त क्यों करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और बर्दाश्त करते करते उनकी पर्सनालिटी पर, उनकी अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? देखिए ऐसा है, जैसे मैंने ये बोला कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी के एक किस्म के प्रेशर हैं कि भी आपको, औरतों को, आदमियों को भी, मैं ये नहीं कहूंगी खाली औरतें आदमी के, सिर्फ औरतों के साथ होता है, लेकिन ये है कि ये एक किस्म का हमारे कंडीशनिंग की जाती है कि तुमको शादी निभानी है। दूसरा कि जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये लगता है कि बच्चों को असर पड़ेगा, चलो घर तो चल रहा है, सोशल है, शादियों में लोग कहेंगे अरे डाइवोर्सी है, इसकी कैसे शादी करेंगे, हर एक के पास फाइनेंशियल इतनी पैसा नहीं होता। फिर कई दफा पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी भी आज भी, ऋचा मैं आपको ओपनली कह रही हूँ, आज भी अगर कोई लड़की अकेली डाइवोर्स करती है तो उसको पूरी तरह से इज्जत नहीं देते।
कई लोग सोचते हैं कि नहीं सिर्फ जो अनपढ़ है या जिनके पास फाइनेंशियल पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जजेस भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, आईएएस ऑफिसर भी होंगे। विक्टिम कैन बी एनी वन ऑफ अस। एक दफा लगता है चलो जी अब सह लो, क्योंकि बाद में जरा से नॉर्मल लाइफ हुई, लगता अब नहीं करेगा, वो एक आशा बन जाती है कि चलो अब ठीक हो जाएगा। सम अदर जिसके साथ ये होता है वो खुद ही शर्मसार हो जाते हैं, और फिर ये हर एक के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी सपोर्ट, अंदर की ताकत नहीं होती। और जब बार बार ये करते 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 उनका इतना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान इतना खत्म हो जाता है कि वो बस जैसे ना वो भी एक जिंदा रहने की एक तरीका बन जाता है। या तो बिल्कुल अपने को चुप कर लेगी, या फिर एकदम अडेप्ट हो जाती है कि चलो जैसे चल रहा है, जिसमें कि एक ऑटो मोड पे जिंदगी चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अंदर से कई दफा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से में आ जाती हैं। आप कई दफा देखें, कई लोग आएंगे हमारे पास तो कहेंगे हमारे हेडेक नहीं खत्म होती है, हमारी बॉडी पेन रहती है। लेकिन जब अंदर पूरी बात करो तो पता लगता है कि कुछ कारण ये है, वो अंदर में लेके अंदर में घुटन में जीते हैं। या फिर क्या करते हैं, कई बुरी आदतें पड़ जाती हैं, या तो शराब पी ली, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चले गए, जहां जरा सा प्यार मिला वहां भाग गए चलो। और या फिर ये कि इतना काम करने लग जाते हैं कि सोचने की नौबत ही ना आए। या फिर अपनी बॉडी को बिल्कुल या तो ज्यादा खाना शुरू कर दिया या बिल्कुल खाना बंद कर दिया। तो खाना, नींद, मतलब कि ये आपकी वो नॉर्मल जो एक इंसान आपको दिनचर्या होती है वो नहीं दिखती आप पे, उसमें मुंह पे रौनक नहीं दिखेगी आपको। आदमी भी आते हैं आपके पास जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे हमने कहा ना, औरतों के साथ सोशल कंडीशनिंग होती है कि भाई बाहर मत बताओ, लोग क्या कहेंगे, या लोग तुम पर ही इल्जाम रखेंगे। पुरुषों के साथ मुझे लगता है हमारे एक कंडीशनिंग होती है कि आदमी तो कमजोर हो नहीं सकता, तो आदमी तो हिंसा का शिकार हो नहीं सकता। तो क्या ऐसे भी कभी केसेस आपके सामने आते हैं जहां एक आदमी कह नहीं पा रहा अपनी बात? बिल्कुल, ये ऐसे भी होते हैं। और लेकिन जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, वो व्यवहार की हिंसा ज्यादा उनके ऊपर होती है। अच्छा। बात नहीं की, शारीरिक रूप से शायद ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मालूम है ताकत है, लेकिन वो भी वो तब करते हैं जबकि कई दफा बीमार हों, उनको अपने उनके माँ बाप से नहीं मिलने देंगे, या उनके पेरेंट्स आएंगे तो उनके साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं करेंगे। तो ये भी एक तंग करने का, आपको उनको हर्ट करने का एक तरीके है। तो पुरुष भी उतने ही परेशान हो जाते हैं अगर कोई हिंसा करने वाला साथी मिलेगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस हम सोचते हैं पति पत्नी के बीच की ही जो बात है, लेकिन घर में और सदस्य भी तो हैं और रिश्ते भी तो हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात हो रही है तो उसमें सब आते हैं, चाहे वो माता पिता हो या बच्चे हो या पार्टनर हो, लिव इन रिलेशनशिप है, आपके घर में कोई हेल्पर है, कोई जना भी उस घर के दायरे में जो भी है, अगर कोई जना भी उससे शारीरिक, व्यवहारिक या किसी तरीके जेस्चर से ये अत्याचार करता है, उसको घरेलू हिंसा में ही दिया जाएगा। और सबसे बड़ी क्रूल चीज जो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, अगर हम किसी को इग्नोर करके ये कहें तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, सबसे क्रूरटी ये होती है। चलिए मैम, हमने प्रॉब्लम को तो काफी इन डेप्थ डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर। मैं 2 हिस्सों में सॉल्यूशन चाहती हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो लोग हमारे इस बातचीत को सुन रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हिंसा करते होंगे और जो हिंसा सहते होंगे। मैं चाहती हूँ आज आप दोनों के लिए मैसेज दें,
एडवाइस दें कि जो हिंसा करता है वो अपनी हिंसा बंद कैसे कर सकता है, और जो हिंसा सहते हैं वो लोग, उनको वो हिंसा सहना बंद कैसे करना है, एंड वेयर टू ड्रॉ द लाइन। भाई कितना भी आप घर बचाने की और सबकी कोशिशें करते रहें, बट वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जो भी कोई सुनने के बाद अगर इतना भी समझ ले कि मैं कितनी दूसरे के ऊपर कितनी गलत चीज कर रहा हूँ, और मेरा उसका नतीजा एक जो जिसके साथ हिंसा होती है खाली उसके साथ नुकसान नहीं है, उसके छींटे आसपास जो भी उस आसपास लोग हैं, चाहे फैमिली है चाहे रिश्तेदार हैं, जो उन सब पे पड़ेंगे। और जो भी ये करता है वो अपना सबसे नुकसान ये करता है कि चाहे डर के मारे दूसरा जना उसका कहना माने जाए, लेकिन सच्चाई में जिसके साथ ये होता होगा वो दिल से कभी भी आपको इज्जत या प्यार नहीं देगा। अगर आज को जरा सा भी इस चीज के आपके अंदर में जरा सा ये समझ गए हैं, तो मैं जरूर समझूंगी कि आप इसको खुद रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो जरूर किसी की आप मदद लीजिएगा। और जो लोग ये हिंसा सह रहे हैं प्रवीण जी, उनको आप क्या सलाह देना चाहती हैं? वो कैसे हिंसा को सहना बर्दाश्त करना बंद करें? सबसे पहले तो सबको समझना चाहिए कोई जना भी हिंसा सहने के लिए लायक नहीं है। हम और अपना हमारी वर्थ है, और कोई जना हम इसके काबिल नहीं है कि कोई जना अपना हिंसा या क्रोध हमारे के ऊपर इस गलत तरीके से फेंके। जब आपको ये समझ आएगी कि हाँ, और दूसरा ये है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं रोक पाते हैं तो सवाल कीजिए कि क्यों आप सही जा रही हैं, क्या मजबूरी है आपकी, कहाँ आपको तकलीफ होती है, इससे दूसरे को सहते सहते आपके ऊपर क्या असर पड़ गया, क्या आप इसी तरह जीना चाहती हैं? उसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा, आपकी सोसाइटी में, आपकी अपनी अनदर 10 साल 12 साल में आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहती हैं? तो खुद जिस दिन आप ये समझ जाएंगी, कोई जना भी जिसके साथ हो रहा है कि ये मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा और मैं इससे निकलना चाहती हूँ, तब आप कुछ ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। अगर तो आप सोचते हैं कि आपकी बात करने से आपके जो आपको हिंसा कर रहा है वो सुनने के लिए तैयार है, तो बाउंड्रीज आप ही को सेट करनी है। पहले तो इस शर्म से निकलिए कि ये कुछ मेरी वजह से गलत है। जब वो शर्म से निकल जाएंगी तब आप देखेंगी क्या मैंने अपनी पेरेंट्स को बताना है, उनकी मदद मांगनी है, या मैंने दोस्तों को बताना है, या मैंने अपने जो कर रहा हिंसा उसके दोस्तों को बताना है, या नहीं है तो कोई मेरे को एनजीओ की मदद चाहिए, नहीं, या मैं पुलिस को। आपके अगर हिम्मत है तब आप पुलिस वालों को करने के, क्योंकि उसके रिप्रिकॉशंस भी होंगे। जो भी करेंगी हर स्टेप में आपको उसके रिप्रिकॉशन अपनी ताकत देख के उसके जरूर, और एक दफा आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगी तो कर पाएंगे। जी, यहीं पर ये सवाल उठता है प्रवीण जी कि जो लोग ये देख रहे हैं कि हमारे घर में ही या पड़ोस में कहीं, या हमारे पहचान में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में वायलेंस हो रही है एक व्यक्ति के साथ, उनका क्या रोल होना चाहिए? कई बार लोग कहते हैं भाई वो पति पत्नी का या वो घर वालों का आपस का मामला है, हम उसमें नहीं पड़ सकते। कई बार एक व्यक्ति मदद मांगने आता भी है लेकिन हम डरते हैं कि भाई इसको इंटरफेरेंस ना कहा जाए, या जो दूसरा है जो वायलेंस कर रहा है वो हम पर ना अटैक करे किसी तरह से। तो एक थर्ड पर्सन का एज ए सोसाइटी क्या रोल होना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो थर्ड पर्सन है उसके अपने डर हैं। सबसे बड़ा डर यही है कि कल को वो तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी शिकायत कर दी जाएगी, और ये होता भी है। कल को वो ही आके कहते हैं तेरे को किसने बोला था बीच में पढ़ने के लिए। हाँ, सिर्फ ये आप जो भी आसपास देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये इतना कहूंगी कि अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो जितनी आपकी काबिलियत है उसकी जरूर मदद करिए।
जी। तो चलिए प्रवीण जी, डोमेस्टिक वायलेंस पर आज हमने काफी विस्तृत, काफी डिटेल में चर्चा की। चलते चलते आप हमारे सभी व्यूअर्स को कोई अगर मैसेज देना चाहें तो क्या होगा? मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने जो हमने 10-15 मिनट बात की है, अगर किसी के अंदर मन को छू गई है और जो करता है, प्लीज आप में ताकत है बदलने की, इसको खत्म करने की, जरूर करिए। और बल्कि जो कर रहे हैं आपके आसपास साथी, उनको भी इसमें हटाने की मदद करिए। और जो लोग विक्टिम हैं, प्लीज आप अपने मन में सोचिएगा कि आप दुनिया में इस चीज के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपके दुनिया में आने का मतलब यही नहीं है कि आप ये चीजें गलत, कोई व्यवहार या कोई भी हिंसा आपके, चाहे शारीरिक है चाहे व्यवहारिक है, आप उसके लिए नहीं है। आपकी वर्थ आपकी बहुत है, तो आप उसको जब समझ लेंगी जरूर, और इसमें आपकी शर्म नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए आप शर्मसार मत होइए। और आप जो कर सकती हैं, जो कर सकती हैं, एक दफा ध्यान से बैठ के सोचिए। चाहे अगर आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनसे बात करके देखिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो जरूर करिए। हम सारे, सबकी बहुत भारी जिम्मेवारी है। अगर हमने सभ्य समाज बनाना है तो हम सब ने मिलके इस प्रथा को खत्म करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमसे बात करने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट इश्यू को एड्रेस करने के लिए। मुझे यकीन है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को आपकी बातों से फायदा मिलेगा और वो जिस भी ढंग से हो सकेगा खुद को बदलने की भी कोशिश करेंगे और जहां जरूरत होगी वहां मदद भी मांगेंगे। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू रिचा, एंड आई वांट टू थैंक जो कोई सुन रहा है, मेरे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ।